उपनिवेशवाद और देहात। अध्याय 9 क्लास 12 सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़िया और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज्य कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या क्या मतलब था, और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के फलस्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठते हैं जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ और किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते जिससे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जानेंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताता है, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों पर पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षणों को यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। कपास गांव से मंडी ले जा रही है। यह चित्र 20 अप्रैल 1861 में के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। बंगाल और वहां के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्था करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में बर्दवान आज का वर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी कि जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उसे राजस्व वसूली करने के लिए उनकी संपदा नीलामी कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा पर राजस्व का बड़ी भारी रकम बकाया था, इसीलिए उनकी संपदाएं नीलामी की जाने वाली थी। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं सदी में के अंतिम दशकों तक बंगाल में बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिसमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उसमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीन खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में हमें क्या बताती है? अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले वर्धमान राज की जमीनें ही
ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकतर लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित हो सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी हो सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी इसे पूंजी के निवेश में एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान, यौमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निश्चित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। चार्ल्स कॉर्नवालिस का ये 1785 में थॉमस गैंसबोरो द्वारा चित्र है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस का चित्र है ये। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदोपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था। जमींदारों से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। राजस्व राशि के भुगतान से जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश के प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांगों को अदा करने में बराबर कोताही करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांगों को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतें में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने में आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि राज्यों जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएगी, जमींदारों का बोझ समय समय कम होता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांगें 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीचे थी, जिससे रैयत यानी किसानों के लिए जमींदार को
उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो आगे कंपनी को अपने निर्धारित राजस्व कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित राशि को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं किया जाए तो जमींदार को नीलाम किया जा सकता था जमींदारी को। चौथा, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी पर वह उन्हें नियंत्रण तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे बल्कि सिक्मी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया, उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यकाल सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर कर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह से सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले और राजा तथा उनके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। जोतदारों का उदय। 18वीं सदी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दीजानपुर जिले में सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े रकबे को कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे अर्जित कर लिया था। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। इस प्रकार वे उस क्षेत्र में गरीब काश्तकारों पर भी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी जमीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदार यानी अधियारों या बंदरगाहों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। बंगाल के गांव का दृश्य जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित किया गया। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल में एक घर का चित्र दिया गया। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के विरुद्ध घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उस पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व का भुगतान जानबूझकर देरी कर देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की
जमींदारी को नीलाम किया जाता तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खुद खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांवों के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गाटीदार या मंडल कहे जाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। दिनाजपुर के जोतदार। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदारी के अनुशासन का प्रतिरोध की और उसकी शक्ति का अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार देना कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते थे बहुत ही हठीले और जिद्दी है। यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े ही रुपये दे देते और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना यानी पुलिस या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते और कहते कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं और जोतदार छोटे छोटे रैयतों का राजस्व न देने के लिए भड़कते रहते हैं। यह बताइए कि जोतदार जमींदारों की सत्ता का किस प्रकार प्रतिरोध किया करते थे। कंपनी का राज। जमींदारी अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था। जोतदार धनवान रैयत, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार पर भी, और यहाँ पे रैयत होते थे और सिकमी रैयत होते थे और सिकमी रैयत इनसे रिलेटेड होता था। ग्रामीण बंगाल में शक्ति का धारक को दर्शाया गया है। जमींदार का कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांवों पर राजस्व संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए जमींदार गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे, बाकी जमीन सिकमी रैयत को लगान पर दे देते। सिकमी रैयतों को लगान देते था। के बाद पाठ को सावधानी वो पढ़िए और तीर के निशानों के साथ साथ उपयुक्त स्थलों पर ये शब्द भरिए। लगान, राजस्व, ब्याज, उधार, ऋण और उपज। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की स्वाभाविक नीलामी का समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई राजनीतियाँ बना ली गई। फर्जी बिक्री ऐसा ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले से ही अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदमों के तौर पर उनके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक दिया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने अपनी अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उन्हें खरीद लिया और फिर एक बार खरीद कर रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और अंत तोगलवा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमतें पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व का पूरा मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठा हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारों ने, जिसमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारी की
जिससे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोगों और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी से कोई ज़मीन खरीद लेते तब उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता। कभी कभी तो पुराने जमींदार ने लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते। वे अपने आपको पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते और उसी के प्रति वफादार बने रहते और यह मानते कि पुरानी ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है, वह उनकी प्रजा है। ज़मींदारी की बिक्री से उनके तादाद और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए ज़मींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। महाराजा मेहताब चंद। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेज चंद बर्दवान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी में स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक तक तकलीफों में झेलने में सफल हो गए, उनमें अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी लचीला बना दिया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्ठा बैठ गया और जोतदार ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। 5वीं रिपोर्ट। जब हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। उन रिपोर्टों से पाँचवीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके तहत 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदार और रैयतों को अर्जिया, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका और अधिकारों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य तक बंगाल में अपने आप को स्थापित किया। तभी इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी और उस पर चर्चा की जानी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को एक एकाधिकार दिया गया। ऐसे निजी व्यापारियों को संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय के बारे में सूचना पर ब्रिटिश में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार का घटनाओं को ब्रिटिश के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत की कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद के गंभीर वाद विवाद पर आधारित थी। बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदे के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम पर किए जाते हैं और उनमें असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। लठियात का शब्द का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। यह जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। अंडुल राजमहल। ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष है। जमींदारों के रहन सहन की
पत्नोमुख वैभवशाली जीवनशैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जलसा घर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य मूल है, लेकिन ऐसा कि सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमने यह जानने की ज़रूरत है कि यह रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी है। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल और औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदारी लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि जब जमींदारियां नीलामी की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत जमींदारों की हालत और ज़मीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है। राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलाम पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापन जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा जो इतना सिक्के रुपए थी और वास्तव में इतने रुपए में बेची गई जो इतने रुपए की राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204 में तदनुसार इतने ईस्वी से इतना रुपए सिक्के के लिए ज़मीनी विज्ञापित की गई जो इतना सिक्के की ज़मीन बेची गई क्रय इतना रुपये सिक्के थी। बाकी दरों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये नदियाँ राजशाही बिशनपुर सभी बंगाल के ज़िले आदि के राजा साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। जिस लहजे में साक्ष्य अभिलिखित किया गया है उसे आप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले रुख के बारे में क्या सोचते हैं? आंकड़ों के जरिए रिपोर्ट में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? क्या इन 2 वर्षों के आंकड़ों के आपके विचार है कि किसी भी समस्या के बारे में दीर्घकालीन निष्कर्ष निकालना संभव है? अपने जमींदारों की हालों के बारे में अभी जो कुछ पढ़ा लिखा उसकी तुलना अध्याय 8 में दिए गए विवरण से कीजिए। कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तृत होने आए हैं, जिनसे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह का अर्थव्यवस्था में समा गए हैं। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र में भीतर तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं सदी के प्रारंभ में बुकानान में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कभी भी गया वहाँ उनके निवासियों के व्यवहार और शत्रुतापूर्वक पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन दौरे के प्रति इतने आशंकित थे क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उनसे डायरी लिखी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की और उनके रीति रिवाजों को देखा। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती। उसकी यह डायरी समय
की केवल एक क्षण विशेष के लिए ही बदलती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों की दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों की पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल के ऊपर से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झोपड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर ज़मीन साफ करते थे और राख की पोटास के उपजाऊ बनी ज़मीन पर पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से ज़मीन की थोड़ी खुरच देते थे, कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन को खेती करते और फिर उसके कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ कर नए इलाके में चले जाते, जिससे कि उन ज़मीन की खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में इतना से इतना कार्य किया 1794 से 1815 तक। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता वर्तमान में जो कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान में प्रभावी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गया और इंग्लैंड में चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश का नाम हैमिल्टन को अपना लिया। इसीलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठकोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते। काठकोयला पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे। पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र है जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ अपनी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया और वहां से भाग आया। 1781 में वो भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महलों में भ्रमण करने गया। वहाँ होजेज ने कई एक्टिविटीज़ तैयार किए। उस समय अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने बड़े बड़े सुंदर स्मरणीय दृश्यों की खोज की। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छता की विचारधारा से प्रेरित थे। इन विचारधाराओं के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके सौंदर्य एवं शक्ति का प्रयास किया जाता था। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए। अपने ग्राम गीतों में वे प्रतिचित्रित करें, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया प्रकाश के अलौकिक आनंद उठाए। प्रकृति के इन रहस्यों की खोज में होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे जब विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ और उपद्रवी जंगली लोग का निवास स्थल मानते थे वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और अस्मरणीय दिखाई देते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और यह पता लगाइए कि होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों को किस लिए अस्मरणीय माना। एक्वाटिक ताम्रपट्टकोणीय एक ऐसी तस्वीर होती थी जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी। विलियम होजेज द्वारा चित्र जंगल प्रदेश का एक दृश्य। यहाँ आप जंगल में ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ और ऊंची चोटियाँ भी देख सकते हैं जो कि कभी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में कभी दुरूह पहाड़ियाँ दिखाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। इस चित्रों द्वारा जनजातीय मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों को किस प्रकार दर्शाया गया है।
शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की ज़िंदगी इस प्रकार जंगल में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे, आम के पेड़ों की छांव में आराम करते हुए पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते, उनके मुखिया लोगों को अपने समूह में एकता बनाए रखते, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छेड़ने पर उनकी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से प्रभावित या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया जाता था। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने वाले का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों को इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुख्यालयों को मिले जाते तो व्यापारियों की रक्षा करते और यह भी आश्वासन देते कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के देश में सीमाएं, आक्रामक रीति रिवाज पूर्वी भारत में बढ़ती जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई साफ करने के काम को प्रोत्साहन किया और जमींदारों तथा जोतदारों के प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होता, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित हो जाता। इससे पहाड़ी लोगों को स्थानीय खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग अब पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे और ग्रामीण वासियों से अनाज और पशु छीन झपट करके ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर क्रांति अपना ली और उनका शिकार और संग्रह संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्विंसलैंड ने शांति स्थापित करने की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया समुदायों को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों को व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया वे अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी और वैधानिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुपूर्ण सैन्य बल से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों की भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक हो गया कि पहाड़िया लोगों बुकानन के संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। शांति स्थापित के अभियानों के अनुभवों और क्रूरतापूर्वक दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक गोरा आदमी ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे ऐसे जंगल और ज़मीन छीन कर उनकी जीवन शैली जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन दिनों उन्हें
नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी और वह संथाल लोगों का आगमन संथाल लोगों वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुस चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बासिंदे ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर भीतर और पीछे हटना पड़ा। पहाड़ी लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता जाए तो हल के लिए बासिंदे संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना होगा। हल और कुदाल के बीच यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल जो अगुआ बासिंदे थे, सन 1810 में अंत में बुकानन में गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग है, को पार किया और आगे से चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वहां वैसे तो यह एक पुराने गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी भी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्यों को देखकर उनसे पता चलता है कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र पर तो काया ही पलट गई। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व में किसी भी क्षेत्र में जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और बुकानन में उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र में सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली है। वे इस इलाके में 1800 से के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 में लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र को नीचे दर्शाया गया है। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और स्मरणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर प्रतीत नहीं होता है। इस संथाल गांव के चित्र की तुलना कीजिए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल आने लगे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने लगे और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी लोगों के लिए स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे और जब भी उपद्रवी व्यवहार करते, जबकि उनके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी गई। उन्हें इस इलाकों के भीतर रहना, हल चलाकर खेती करनी और अस्थायी किसान बनाना। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान दान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थानीय कृषकों की दुनिया और पहाड़ियों के लोगों को पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों को बस्ती बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या, जो 1838 में 40 थी, 23 से बढ़कर 1851 तक 1473 पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या को केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार हो गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते रहते थे। अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इनका प्रतिरोध किया, पर
अंततोगवा में इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों पर सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने के लिए क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वो अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती से अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इन क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया। अब वे एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि की खेती करनी शुरू की है वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके जमीन खेती शुरू कर दी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार दिकू लोग बहुत ऊंची दरों पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने पर सूरत में ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे और ज़मींदार लोग दामिन इलाके में अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन हो। जमींदार साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया। 1855 से 1856 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिलों से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उनमें कुछ विशेष कानून लागू करने के संथाल संतुष्ट हो जाएंगे। सिद्धू माझी संथाल विद्रोह का ये नेता है। सिद्धू माझी संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र इस विद्रोह में संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांति दिखाई दे रहे थे अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए थे। कल्पना कीजिए आप इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पाठक है। चित्र इतना में चित्रित दृश्यों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया? इन चित्रों के आपके मन में संथालों की क्या क्या छवि बनती है? संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई। संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों में आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है और उनमें विद्रोह को कुचल डालने की औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। संथाल कैदियों को ले जा रहा है। इलेक्ट्रोनिक लंदन न्यूज 1856। ध्यान दीजिए ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुरगुरा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है। विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेरे हैं। इस तरह की तस्वीरें जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। संथालों के बारे में बुकानन के विचार। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते थे लेकिन निजता से रहते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होते थे और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों से बनी होती थी जिस पर भीतर
की ओर लेप पलस्तर लगा होता था। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती थी, जिनकी छत पर सपाट होती थी। उनमें उभार बहुत कम होता था। बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वाले कुलीकों आदि के लिए बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे यह देखना, खोजना और लिखना है कि वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज के जुट गई जिस पर कब्जा करने का उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भू विज्ञानियों, भूगोल वर्ता, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रक्षेपण शक्ति का धनी बुकानन ऐसे ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसे पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों का परतों का ध्यान पूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों एवं खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिजों और उर्वरक, ग्रेनाइट और साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता है तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करने के लिए अधिक उत्पादन कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है, इसके बारे में उनकी आकलन कंपनियों के वाणिज्यिक, सरकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पश्चात विचारधाराओं से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। कड़ुआ के पास की चट्टानें। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रश्नों से भरी हुई थी। आगे लगभग 1 मील चट्टाने के बाद चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल लाल फील्ड स्पार क्वार्टर्स और काला अब्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्थानीय स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डस्पार, सफ़ेद या क्वार्टर्स और काला अब्रक था। वनों की बटाई और अस्थायी कृषि के बारे में। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकीर्ण घाटियों से धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी तो बस इस क्षेत्र के कुछ प्रगति की है, विस्तृत तथा उन्नत खेती की है, जिसके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ की लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो, वहाँ पनई, तार और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। बुकानन का वर्णन विकास के संबंध में उसके विचारों के बारे में क्या बतलाता है? उदाहरण देते हुए अपनी दलील पेश कीजिए। यदि आप एक पहाड़ी वनवासी होते तो उनके लिए विचारों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? देहात में विद्रोह, बम्बई, दक्कन। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि
अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने एवं तरीका है कि वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोह अपना गुस्सा और प्रकोपादन दिखलाते हैं। वे जिससे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करें और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगे तो हमें उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की क्रूरता से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कृष्ट इच्छा से राज्य में के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उनके कारणों की भी जांच करते हैं जिनकी नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना की जा सके। ऐसे जांच पड़ताल के साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। उस दिन सुपा में 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को देखा। शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे उस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया। लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र बॉन्ड अनाज देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया जहां राख के ढेर अभी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल चुरा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। दक्कन दंगा आयोग। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता और साथ ही व्यापार भी करता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकारों और अनाजों के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ था। लेखा बहियो जला दी गई। यह आंदोलन पुणे आधुनिक पुणे के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे होते गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बाह्य क्षति और ऋण बंधों की मांग करने के लिए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनकी खाता बही जला दी, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर फैला फिर अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकार पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 में गदर का दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने में स्थापित किए गए। जल्द ही सेना बुला दी गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया। लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट रैयत और साहूकार शीर्ष का नाम निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 को नेटिव ओपिनियन नाम के समाचार पत्र में छपी और उसमें मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर का रिपोर्ट पर यथावत उद्धृत किया गया। वे रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं को यह देखने के लिए जासूसी करते कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते आने की सूचना दे देते। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई देता तो गुप्तचर अपराधी को इसकी खबर पहुंचा देते और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते थे। लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा शब्दावली के अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चलता है कि स्रोत साथ में सावधानीपूर्वक पढ़िए और शब्दों को छाटिए जिससे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। इलाके का रैयत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन होगा।
ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, यह विद्रोह क्यों हुआ था, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और क्या औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चला। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास को दृष्टिपात करें। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन ने भारत में अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले रूप से लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज का मूल्य में भी वृद्धि हुई और बंगाल में जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ती हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कल इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कारण थे। जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात और थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचार पर अध्ययन किया। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक होना चाहिए था। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे तो भूस्वामियों को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि सुधार में उत्पादन रीति के निवेश से नहीं हो पाएगा। भारत के अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत को पुष्टि की है। वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीय हुए, क्योंकि उनके अपनी जमीन पट्टे पर दी गई और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा गया। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति को किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के हाथों में तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि होने वाले औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हित के रूप में उनका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व दर तदनुसार बढ़ा दिया जाता था। इसलिए राजस्व की मांग और चिरस्थायी नहीं रह जाती थी। राजस्व मांग और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़ कर नए क्षेत्र में चले गए। जिन इलाकों पर जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खासतौर से समस्याओं का विकट था। जब वर्षा नहीं होती और फसल खराब होती तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोर पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक में आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय और भी गिरावट आई। इस दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाकों में अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव संख्या भी इसी काल में ग्रास बन गई। और जो बचे उनके पास उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशि आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल
बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे की। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाताओं के पास उधार लेने की राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत एक बार ऋण ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियाँ बकाया रहती थी और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगहों में किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक में मध्य विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण भी दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू किया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्वक थे। मांगा गया राजस्व बहुत अधिक था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का लिया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमि को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसे उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई गई तेजी और गिरावट को दर्शाती है। सूचकांक यहाँ पर दर्शाया गया है। 1860 में ये बढ़ता गया, सबसे ज़्यादा 1860 में था, उसके बाद ये। कपास ढोने वाली गाड़ियों का एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। इलिस्ट्रेटेड लंदन 13 दिसंबर 1862 को ये छपी थी तस्वीर। फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक में सबसे ब्रिटेन के कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास के 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्र विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न को से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के विकल्प स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन की कपास आपूर्ति की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका के पास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए प्रयुक्त थे, जहां सस्ता श्रम उपलब्ध था। सन 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा में 30% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वही 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकार प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी। वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, आधिकारिक मात्रा में राशि उधार दे। जब बाजार में तेजी आती तो ऋण आसानी से दे दिया जाता था, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों को वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। 9.3 में 3 भाग, जिसमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों, सड़कों पर पड़े शिलाखंडों और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर दिखाए। कलाकार इस तस्वीर के जरिए क्या दर्शाना चाहता है? रेल का युग
रेल का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन इलेक्ट्रेड लंदन न्यूज़ 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलेस्ट्रेड लंदन न्यूज़ के पृष्ठों पर परिलक्षित होती है। नौकाओं में एक बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है। इलेस्ट्रेड लंदन न्यूज़ 13 दिसंबर 1862 को रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। इन बातों को दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों में रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधि तक ऋण के लिए एकदम तैयार थे। और जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1870 से 1864 के दौरान कपास उगने वाली एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह गई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इस तेजी के वर्षों में अभी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ और अधिक दब गए। ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे में बम्बई टर्मिनल कपास की गांठें पड़ी। इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ 23 अगस्त 1862। जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं के द्वारा नई रेलों को भी भेजने जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। चित्र में दाहिनी ओर लदी बैलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पथ में कपास की गांठें के लिए तैयार खड़ी हैं। रैयत अर्जी नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों में मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन में दंगा आयोग को दी गई। साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़े और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती है, पर बड़ी कठिनाई से उसके लिए हमें उनके साथ खड़ी शर्तों पर प्रबंधन लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी की नगद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर से 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसे कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। रैयत अपनी अर्जी में क्या शिकायत कर रहा है? ऋणदाताओं द्वारा किसान से ली जाने वाली फसल उसके खाते में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? रकम किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती? यदि आप ऋणदाता होते तो इस व्यवहारों के लिए आप क्या क्या कारण देते? ऋणदाता का स्रोत सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी था, भारत में कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार में अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट में संपादक ने पूछा, 10 राज्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है? लेकिन 1865 में तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन भी फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधि ऋण के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपने
कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशि या प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। एक तो ऋण का स्रोत सूख गया और दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 से 1830 के दशक में किया गया। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हाल में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ती हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बार फिर ऋणदाताओं की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाताओं ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत या ऋण वापस अदा किए जाने की उनकी क्षमता के में विश्वास नहीं रहा था। अन्याय का अनुभव। ऋणदाताओं द्वारा ऋण देने से इनकार करने के लिए रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए भी क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से डूब रहे जा रहे अथवा वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाताओं पर पूर्ण रूप से निर्भर है, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लेख कर रहे थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियाँ होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाताओं और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना तथा परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासकों में इस नियम का भी धज्जियां उड़ा दी। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली और प्रथाओं के उल्लंघन के संबंध में अन्याय के विरुद्ध शिकायत की है। भाड़ा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाताओं का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाताओं के पास उनका सर्वस्व में जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकते थे, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र किरायानामा लिखना पड़ता था जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु गाड़ियाँ उनकी अपनी नहीं हैं। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्तलिखित किया है, यह हस्ताक्षरित किया है। यह दक्कन दंगा आयोजन के अभिलेखों से था। मैंने आपको दे ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में यह रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया। उन सभी वचनबद्धों की सूची बनाई जो किसानों इस दस्तावेज में दे रहे हैं। ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाताओं के बीच के संबंध के बारे में क्या बताता है? इससे किसान और बैल जो पहले से उसी के थे के बीच के संबंध में क्या अंतर आएगा? रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के खातों में धोखाधड़ी करने लगे थे और कानूनों को धत्ता बताने की कोशिश करने 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाताओं और रैयतों के बीच हस्तलिखित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल नया बंध पत्र भरवाने लगे। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन उस पर उत्पन्न पर इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज के मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा
आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों को यह बतलाया गया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही है और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो रैयत उनकी रसीद देने से इनकार कर देते, बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते, किसानों की फसल नीचे कीमतों पर ले लेते और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते। तरह तरह के दस्तावेज और बंध पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गई। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेनदेन के संदेह पर दृष्टि से देखते रहे। उनके विचार से लेनदेन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और प्रबंध में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उनका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान यह समझने लगा कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंध पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठे का निशान लगवा लिए जाते थे। उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अंगूठे के निशान लगा रहता था। उन्हें उन खंडों के बारे में भी कुछ पता नहीं होता था जो ऋणदाता बंध पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवन रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए था और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग की दी गई याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार के एक बंध पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3 से 2 आने प्रतिशत की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास रखने के तरीके से 8 दिन के भीतर वापस करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय में 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्रधन के लिए एक अन्य ब्रांड उसी बाजार दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन का मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि उस पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाता है। ब्याज की उस मद का हिसाब लगाइए जो रैयत इन वर्षों में दे रहा था। दक्कन दंगा आयोग। चर्चा कीजिए। आजकल आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ ली जाने वाली ब्याज दरों का पता लगाइए। यह भी पता लगाइए कि क्या ये दरें पिछले 50 वर्षों में बदली है। क्या भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों द्वारा अदा की जाने वाली दरों में कोई अंतर है? यदि है तो इन अंतरों को क्या कारण है? जब विरोध दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया, इतिहासकारों ने उस दंगे का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई। रैयत वर्गों में साहूकार और चश्मदीद गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहस्य की दरें, कीमतें और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करने समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया कि क्या सरकारी राजस्व का मांग का स्तर विद्रोह का कारण थे और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों और गैर सरकारी वृत्तांतों
वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त आया। 1800 के दशक संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन ने पहला राजस्व बंदोबस्त। 1820 में कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तारों की धीमी प्रक्रिया हुई। 1855-56 में संथालों की बगावत हुई। 1861 में कपास में तेजी की समाभारंभ। 1875 में दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कर दी।